नमस्ते। बियॉन्ड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। ये HW न्यूज और द पब्लिक का एक साझा कार्यक्रम है। हम लोग वीकली एक बार इसमें साथ बैठते हैं और जो भी पॉलिटिकल न्यूज होती है उसको बात करने की और समझने की, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये प्राइमरली ये एनालिसिस वाला प्रोग्राम है। इसमें हम कोई ऐसी न्यूज नहीं देते हैं कि जिससे ये लगे कि ये नई न्यूज है, लेकिन जो न्यूज आ गई है उसका मतलब क्या है जो हम लोग की समझ में आता है उसको उस तरह से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इलेक्शन के माहौल में जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है, कुछ ना कुछ हिडन है और उसको रीड करने की कोशिश की जाती है। अब पूरे देश में तो चुनाव 5 राज्यों में से 3 में समाप्त हो चुके हैं। मणिपुर और उत्तर प्रदेश का 5वां, 6ठा, 7वां, इन 3 फेज के चुनाव बाकी हैं और आज हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ सुजीत नायर साहब HW न्यूज से, और चर्चा को मैं यहीं से शुरू करते हुए क्योंकि सुजीत नायर साहब के पास नॉर्थ ईस्ट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके कुछ लोग वहां रहते हैं। इन्होंने एक मणिपुर के बारे में कुछ खबर की है, वो न्यूज के रूप में हम लोग आपको बता देंगे और उसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश पे आ जाएंगे। मेरा अपना यह है कि जब एक बार उत्तर प्रदेश में आते हैं तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तो शुरू मणिपुर से करते हैं सर। और एक बात है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, मेरे लोग भी अरेस्ट हुए थे त्रिपुरा में, तो अगर आपको याद हो तो 2-4 महीने पहले। खैर, मणिपुर की तरफ चलते हैं सर। मणिपुर इंटरेस्टिंग 2 फेसेस में इलेक्शन हो रहा है 60 असेंबली सीट्स के लिए। एक 28 तारीख यानी मंडे को, 28 फरवरी को, और दूसरा 5 मार्च को। ऐसे 2 फेसेस में हो रहे हैं। फर्स्ट फेज में तकरीबन 38 सीट्स में इलेक्शन होगा और सेकंड फेज में 22 सीट्स में इलेक्शन होगा। तो ये है ब्रॉडली मणिपुर का जो इलेक्शन फेसेस। अच्छा, करंट गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ एन बीरेन सिंह। ये उनके चीफ मिनिस्टर है। और ये गवर्नमेंट जो है, जो करंट गवर्नमेंट है, इसमें काफी सारे पार्टीज है। बीजेपी है, नेशनल पीपल्स फ्रंट है, नेशनल पीपल्स पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी है। सो देयर वर नागा पीपल्स फ्रंट है, नेशनल पीपल्स पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी है। सो दैट इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो उनके अभी करंटली है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सिंह साहब, 2017 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी नहीं थी, जो कि बीजेपी लीड कर रही है और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, पर बीजेपी वाज नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो था वो कांग्रेस थी। 2017 में 28 सीट कांग्रेस को मिले थे। उसके बाद जो है, जो भी हुआ है, जो भी गठजोड़ जिसको बोलते हैं वो हुआ है, जो भी समीकरण में चेंजेस हुआ है वो उसके बाद हुआ है और लास्ट में बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं सिंह साहब, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वोटर्स एक्टिव वोटर्स मणिपुर में, मेल वोटर्स 9,85,119 मेल वोटर्स है। 9,85,119 मेल वोटर्स है और फीमेल वोटर्स आर 10,49,639। मणिपुर में फीमेल एक्टिव वोटर्स ज्यादा है कंपेयर टू मेल वोटर्स। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है मणिपुर के बारे में। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक पार्टीज बता दूं और पार्टीज के उम्मीदवारों का लिस्ट में बताना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है सिंह साहब कि फीमेल वोटर्स होने के बावजूद भी, फीमेल वोटर्स के मेजॉरिटी होने के बावजूद भी, मेल वोटर्स से ज्यादा फीमेल वोटर्स होने के बावजूद भी पार्टीज ने फीमेल्स को ज्यादा खड़ा नहीं किया है। मैं आपको इसको 1-2 मिनट लेकर के इसको जरा मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीट्स में उन लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और 57 मेल्स हैं, 3 फीमेल्स हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि श्री शक्ति की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 53 सीट्स में कंटेस्ट कर रही है। 50 मेल कंटेस्टेंट और 3 फीमेल कंटेस्टेंट्स है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीट्स में कंटेस्ट कर रही है। 1 मेल कंटेस्टेंट है, 1 फीमेल कंटेस्टेंट है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एटलीस्ट इक्वल मेल फीमेल रेशियो मेंटेन किया है। नागा पीपल्स फ्रंट 9 सीट्स में कंटेस्ट कर रही है, 9 मेल कंटेस्टेंट है। नेशनल पीपल्स पार्टी
39 सीट्स में कंटेस्ट कर रही है, 37 मेल कंटेस्टेंट्स है और सिर्फ 2 फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं। जनता दल 38 सीट में कंटेस्ट कर रही है, 37 मेल कंटेस्टेंट्स है और सिर्फ 1 फीमेल कंटेस्टेंट है। और आयरॉनिकली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 8 सीट्स में कंटेस्ट कर रही है, 6 मेल कंटेस्टेंट्स है, 2 फीमेल कंटेस्टेंट्स। शिवसेना 9 सीट्स में कॉन्टेस्ट कर रही है, 9 के 9 मेल कंटेस्टेंट्स है। और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 8 लेके 9 सीट्स में कॉन्टेस्ट कर रही है, 9 के 9 मेल कंटेस्टेंट्स हैं। तो आयरॉनिकली फीमेल वोटर्स होने के बावजूद भी मेल कंटेस्टेंट्स आपको ज्यादा दिख रही हैं यहां पर। ये एक बात है। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तकरीबन 28 सीट कांग्रेस को मिले थे और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपना गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया। अच्छा, ये एक अब की बार ओपिनियन पोल्स गिविंग मोर इम्पेटस टू द बीजेपी। ओपिनियन पोल्स ने यह बताया कि बीजेपी की लेड सरकार वापस आ सकती है, लेकिन ऑन ग्राउंड रिपोर्ट में कई चर्चा यह है कि इस बार कांग्रेस शायद वापस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकेगी, बिकॉज एंटी इनकम्बेंसी मणिपुर में भी है। ये ऑन ग्राउंड चर्चा है। तो इन अ नटशेल सिंह साहब, ये है मणिपुर का स्टोरी। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ और द माइक इज विथ यू। उत्तर प्रदेश में अब 5वें चरण, 5, 6, 7 3 चरण के बाकी हैं। हम लोग करीब 60% के मार्क तक पहुंच गए हैं, 40% मोटे तौर पे। और ये जो 5th फेज है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, इसमें सबसे ज्यादा सीट्स है, 61 सीट्स। इससे पहले आपने देखा था 59, 50 इस तरह से, ये 61 एक फेज में सबसे ज्यादा सीट्स इसमें कहने को 11 जिले, लेकिन एक जिला एक्स्ट्रा, मैं उसके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। टेक्निकली 12 डिस्ट्रिक्ट्स। अब जैसे एक मंडल है देवी पाटन मंडल, वो अयोध्या के ऊपर वाला जो मंडल होता है, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, उसमें से जैसे एक जिला बलरामपुर वो 6th फेज में है, वो इसमें नहीं है। खैर, ये इसमें अवध के कुछ जिले हैं और ईस्टर्न यूपी के जिले हैं। ईस्टर्न यूपी में भी जो 2 अलग अलग मिजाज के जिले हैं, जैसे इलाहाबाद और उसके आसपास में एक दूसरे तरह की अवधि बोली जाती है, वो है ईस्टर्न यूपी का एक दूसरे मिजाज के जिले हैं। तो थोड़ा मिक्स है और इसमें बीजेपी का एक तरह से आप कह सकते हैं ये भी बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। करीब उनके पिछले इलेक्शंस में 61 सीट्स में 51 उनके थे और 2 उनके प्रत्याशी अपना दल सोनेलाल जो उनके अपना दल के थे वो थे। करीब 53 सीट्स उनको मिली हुई थी। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो हम लोग ईस्टर्न यूपी के बारे में होता है ना, कि जैसे रग रग में पॉलिटिक्स भरी हुई है, तो ये 5th, 6th, 7th इन फेजेस में आप देखेंगे कि जो मेन प्लेयर्स हैं इसके, वो सब लोग इधर इसमें आएंगे। अखिलेश यादव जी, मायावती जी और जयंत चौधरी जी, इन लोग का ऑलरेडी इलेक्शन हो गया है। अब जो इलेक्शन बाकी है, योगी आदित्यनाथ जी वो इसी में, मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी वो इसी 5th, 6th, 7th फेज में आएगी। हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी इसी में आएंगे। अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उनका जो प्रभाव क्षेत्र इसी में है। संजय निषाद पार्टी का प्रभाव क्षेत्र सबसे ज्यादा इसी में है। ओम प्रकाश राजभर इसी में है। कृष्णा पटेल इसी में है। मतलब अब ये जो नेतागिरी वाले है उसमें आप एंटर कर रहे हैं। ये जो अभी क्षेत्र है, इसमें जैसे एक गोंडा की बात करें, गोंडा पिछली बार 7 में 7 सीट बीजेपी की थी। इस बार ऐसा नहीं लगता है कि 7 में 7 सीटें बीजेपी रिटेन कर पाएगी। जो मेरी जहां जितने लोगों से बात हुई है और अभी ये सब तो आकलन है, शायद अगर बीजेपी वहां पे 3 सीट भी जीत जाती है तो बीजेपी को यह मानना होगा कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि वो थोड़ा पिछड़ी हुई है समाजवादी पार्टी से। लोकल उम्मीदवार जिस ढंग से हैं, गठबंधन जिस तरह से हुआ है, लोगों के टिकट कटे हैं, कुछ लोग इधर से उधर गए हैं, तो थोड़ा वो है। मैं आपसे अब हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो रायबरेली की एक सीट के बारे में भी थोड़ा आपको बताने की चाहूंगा।
जो एक सीट इस 61 में है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और थोड़ा इस समय कौन क्या बात कह रहा है और उसका अर्थ क्या निकाला जाए, कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये भी एक समझने वाली बात है। इसी में अयोध्या भी है, क्योंकि बीजेपी अयोध्या के ऊपर एक समय, अगर आपको याद हो, पूरा इलेक्शन ही चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो अयोध्या के इर्द गिर्द, राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमता था। इस बार भी एक बार चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से लड़ाने की बात थी, लेकिन वो नहीं हुआ, वो गोरखपुर चले गए हैं। तो अयोध्या भी इसी में है। तो बीजेपी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसी उम्मीद थी कि फोर्थ फेज भी उसका बहुत स्ट्रांग होल्ड था, उस तरह की लीड बीजेपी को नहीं मिल पाई है। मतलब मेरे हिसाब से तो थोड़ा पिछड़ी है बीजेपी। इस वाले में भी बीजेपी बराबर पे छूटती है कि पिछड़ती है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, पोलिंग के बाद कम से कम। तो अभी की स्थिति ये है। ये जो आपने स्टेटमेंट्स की बात की, सर जी। मुझे स्टेटमेंट्स पे आई वांट टू स्टिक टू दैट स्टेटमेंट पार्ट ऑफ इट। प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आएगा तो योगी ही। सर इसका विश्लेषण क्या है सर? इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, ये अभी बाराबंकी में आए थे हमारे प्रधानमंत्री जी 2-3 दिन पहले, और वहां पे उन्होंने ये एक मंच से कहा कि आएगा तो योगी ही। अच्छा, ये बाराबंकी वही जगह है जहां पे, आपको याद दिला दूं, इस बाराबंकी के बारे में भी ये समझ लीजिए कि बाराबंकी में योगी जी की एक मीटिंग होनी थी, मतलब प्रधानमंत्री की मीटिंग से 1 या 2 दिन पहले। और उस मीटिंग में वहां के जो लोकल किसान थे, ये भी जगह है जहां पे 5 सीटें हैं, 5 में से 4 बीजेपी की थी। ये वहां पे लोकल किसान ने, कुछ लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोगों ने, गठबंधन के लोगों ने, जिसने भी, वहां पे वो जो छुट्टा जानवर जो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्ट्रे एनिमल्स, उनको सभा स्थल में डाल दिया था। वो पूरा भर गए थे और उनकी मीटिंग को डिले करना पड़ा था, क्योंकि पहले उसको क्लियर कराया गया था इन आवारा पशुओं से और फिर मीटिंग कर पाए थे। तो प्रधानमंत्री जी यहां बाराबंकी आए और उन्होंने कहा आएगा तो योगी ही। अब इसके अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन है। मेरा अपना अनुमान यह है, और मैं उसके कारण भी बताऊंगा, कि इससे बीजेपी का ओवरऑल, और ये सारी बात मैं इलेक्शन को मद्देनजर ध्यान रखते हुए रख रहा हूं, क्योंकि सारा जो जो हमारे मोदी जी हैं, वो अगर कुछ भी कहते हैं तो वो इलेक्शन को ध्यान में रख के कहते हैं। वो ऐसे वैसे कोई बात नहीं करते हैं, उनका बिल्कुल क्लैरिटी है उनके कि हमें, मुझे क्या कहना है, इस वाले स्टेटमेंट से मेरे वोट बढ़ेंगे या विपक्ष के वोट घटेंगे, ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो ये कोई इनोसेंट स्टेटमेंट नहीं था या जस्ट लाइक दैट नहीं था, ये उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा। अब इसका मैं कारण करता हूं और आपसे भी मैं समझना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है। पहली चीज, जब उन्होंने कहा आएगा तो योगी ही, तो एक चीज उन्होंने स्टैब्लिश कर दी कि द लीडरशिप ऑफ उत्तर प्रदेश इज फर्मली, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि उसमें कोई और भी कंटेंडर है योगी जी के अलावा। क्योंकि जब इलेक्शन शुरू हो रहा था तो उस समय, अगर आपको याद हो, तो केशव प्रसाद मौर्य जी बार बार कहते थे नहीं नहीं, ये तो जो लेजिस्लेचर पार्टी है, इलेक्शन के बाद वो डिसाइड करेगी, विधानमंडल दल करेगा। एक समय अगर आपको याद हो, संजय निषादी वहां से, उनको अमित शाह जी चाय पे बुलाते थे, जहाज भेज के दिल्ली से आते थे, दिल्ली, अरे माफ कीजिएगा, गोरखपुर से आते थे, दिल्ली में चाय पीते थे, बाहर आके स्टेटमेंट देते थे इधर उधर का। तो ये सारी चीजें को उन्होंने एक तरह से विराम दिया है। बहुत सी बात ये हो रही थी कि AK शर्मा साहब जो भेजे गए थे प्रधानमंत्री द्वारा, वो कई जगह स्टेटमेंट आया कि नहीं नहीं, इलेक्शन के बाद तो वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इस तरह की बातें आ रही थी। तो जब प्रधानमंत्री ने ये कह दिया, तो अगर आपको याद हो, मैं पिछले 3-4 महीने से एक चीज बिल्कुल क्लियरली कह रहा था कि चाहे बीजेपी की सरकार अगर बनती है, वो 100 सीट भी आती हैं और उनकी 400 सीट भी आती हैं, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मेरा जो समझ है, एनालिसिस है, उसके अनुसार चीफ मिनिस्टर तो योगी ही बनेंगे। तो आएगा योगी ही की जगह, मैं उसको ये कहूंगा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर तो योगी ही होंगे, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। उसमें उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ, थोड़ा देर इसको एनालाइज कर लें। फायदा यह हुआ कि क्लैरिटी हो गई कि भाई अब योगी जी ही हैं, किसी के मन में कोई दुविधा नहीं है। और जो एक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कुछ लोगों का कहना यह है, जैसे मैं भी जिस समाज में रहता हूं, अरे पता है ये जब इन लोग हो जाएंगे ना तो क्या होगा,
बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि अरे अगर गठबंधन की सरकार आ गई तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। वो जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, हिंदू मुस्लिम को लेके बातें हो रही हैं। तो योगी जी को ये माना जाता है कि वो स्ट्रांग हैंडेड हैं, चीजों को बिल्कुल ठीक से हेड ऑन करते हैं, ठोक दो की नीति है, क्या बोलते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अब मोर और लेस ये डिसाइडेड है कि इलेक्शन इन्हीं चीजों पे लड़ा जा रहा है। नुकसान का जो मुझे जो लगता है, नुकसान वाली बात भी कर लूं, नुकसान यह है कि मन में कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी हो, या जो ब्राह्मण लीडरशिप हो, या जो भी और लोग जो मन में कहीं ये विचार रखते थे कि हम अगर कोई ऐसा हो गया, सीटें कम आए या मेरी सीटें ज्यादा आई या कुछ कुछ हुआ, किसी भी उससे मैं भी इस रेस में हूं, उन लोगों के लिए इट इज कर्टन्स। अब वो दरवाजा बंद कि अब तुम नहीं भैया बनेंगे तो यही, क्योंकि सार्वजनिक रूप से मोदी जी कह रहे हैं। हालांकि वो अगर किसी और को भी बना देंगे तो किसी का चू कहने की हिम्मत नहीं, लेकिन उनके लिए थोड़ा लॉस ऑफ फेस होगा। तो इस दृष्टि से कुछ वोट ऐसे हो सकते हैं जिनको ये लगता था कि भाई यहां जाएंगे तो हमारा आदमी बनेगा। कुछ लोगों का कहना है कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी की वजह से बहुत से वोट आए थे बैकवर्ड के, जो इस बार थोड़ा डावाडोल हैं। अब अगर ये कह दिया गया है तो वो बैकवर्ड वोट शिफ्ट हो सकते हैं। एक तो ये नुकसान है। तीसरा, इससे मोदी जी का क्या फायदा है? मोदी जी बिल्कुल क्लियर हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, बार बार मैं कहता हूं, डबल इंजन की सरकार की डबल इंजन जितनी ही तेज एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी जी ने इसको सेपरेट कर दिया है कि अगर आप जीतते हैं तो योगी जी से भाई वो तो अल्टीमेटली जीत जाएंगे तो मोदी जी की बड़ी फोटो लगी जाएगी कि मोदी जी ने जिताया। लेकिन अगर हार जाते हैं तो द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कहते हैं ना, हार का ठीकरा, हार की रिस्पॉन्सिबिलिटी योगी जी के सिर पे फैला दी जाएगी कि बिकॉज ऑफ यू भाई वी लॉस्ट इलेक्शन। तो योगी अब एक टेक्निकली उन्होंने मोदी जी ने इस स्टेटमेंट को मेरे हिसाब से कहा है। सर मेरा व्यू इसमें थोड़ा सा वेरी सिमिलर टू व्हाट यू थिंक, बट थोड़ा सा अलग है। बिकॉज मुझे लगता है कि मोदी जी के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सिंबॉलिक है। हर एक स्टेटमेंट उनका कोई सिंबॉलिक है, उनका एक्शन सिंबॉलिक है, उनका स्टेटमेंट सिंबॉलिक है, वो इवेंट लेड है। वो उनके जो ब्रांडिंग जो उनका एक्सरसाइज है वो इवेंट लेड है। अब ये ब्रांडिंग में सर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, उसको बोलते हैं कि एरोगेंस ब्रांडिंग। एरोगेंट ब्रांडिंग जिसको कहते हैं वो बीजेपी का एक ट्रेडमार्क रहा है फिलहाल, एटलीस्ट 2014 के बाद, 2014 के बाद वो ट्रेडमार्क रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो जब इलेक्शन में लड़े थे 2019 को महाराष्ट्र असेंबली के लिए, तो उन्होंने मराठी में बोला था, मी परत येईन, मतलब मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ये उनका एक स्टेटमेंट था। और वो बाकी ऑफकोर्स हिस्ट्री गवाह है क्या हुआ। जो मोदी ने जो किया है, मोदी जी ने जो आप उत्तर प्रदेश में आके जो अभी किया है, वो भी एक एरोगेंस ब्रांडिंग के तहत किया है, जहां पर वो ये बोल रहे हैं कि भाई आएगा तो योगी, विच इज बेसिकली वो ताना कस रहे हैं एक हिसाब से, जो ओपोनेंट ब्रांड्स है उस वो ताना कस रहे हैं उन पे कि भाई तुम कुछ भी करो योगी आएंगे। इसमें क्या होता है, जो ब्रांड एडवोकेट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर भारतीय जनता पार्टी के जो ब्रांड एडवोकेट्स हैं, जो उनके ब्रांड के प्रति बहुत, मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको ये बहुत एक मोटिवेशन मिलता है इससे, ऐसे सब स्टेटमेंट से। और आपने देखा है कि ऐसे सब स्टेटमेंट्स इमीडिएटली वायरल होता है। तो ये मेरे हिसाब से सिंह साहब, दिस इज a kind of brand building exercise that मोदी जी does, that भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद ये उन्होंने कंटिन्यूसली किया है। खैर सिंह साहब, मुझे आपसे और एक प्रश्न पूछना है। मैं सुजीत साहब, मैं इसमें बस इतना जोड़ दूं, आई इंडोर्स दैट व्यू। आपका जो व्यू है मैं बिल्कुल इंडोर्स करता हूं, और इसलिए इंडोर्स करता हूं कि एक आजकल आप गाड़ी के पीछे देखते होंगे, यूपी में बहुत पॉपुलर है एंग्री हनुमान। वो एक हनुमान जी का पीछे लगता है आजकल गाड़ी के रियर व्यू विंडशील्ड में, और उसको कहा था एंग्री हनुमान। नो, भगवान को जनरली एंग्री नहीं किया जाता। जो हम लोग का हिंदू धर्म, जो हम सीखे, जो हम पढ़े, भगवान को हरदम सौम्य, विनयशील, क्षमा, ये सब होता है, एंग्री नहीं होता। एंगर इज नॉट देयर, एंड स्पेशली हनुमान जी के साथ तो एंगर नहीं है। लेकिन नया जो एक आया एंग्री, वो
तो मैं आपकी बात से हूं, क्योंकि शायद वो पोस्चर एंग्री वाला करके वो बिल्कुल अपने अपने काडर को मोटिवेट करने के लिए मोदी जी ने किया होगा। इसकी भी कोई, इसमें बिल्कुल ये सही बात है। और शायद जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हो तो उसकी मूल भावना यही हो कि मैं अपने काडर को जरा मोटिवेट कर दूं कि आएगा तो मोदी ही, क्योंकि आप डरो मत। जैसे अब लोग थोड़ा हिम्मत छोड़ रहे हैं ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर उन्होंने बिना जाने भी किया, नुकसान उनका वो वाला हो गया है जो मेरे हिसाब से वो नुकसान उनका जरूर होगा है, क्योंकि लीडरशिप आपने स्टैब्लिश कर दी तो बाकी जो जात में आप जब इतना बांटे हुए हैं अपने उसको, तो बाकी जात पे इसका फर्क पड़ेगा। सिंह साहब, और एक प्रश्न, ये लेट्स गो बैक टू आवर फेवरेट टॉपिक, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है, जिस हिसाब से सीट्स के आकलन लगाए जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी शायद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आज के तारीख में। अब बहुजन समाज पार्टी दो तरह से लोग बोलते हैं, हमारे डिबेट्स में भी सिंह साहब, जब हम साथ में काफी सारे डिबेट्स जो किए हैं पिछले 1-2 महीने में, हमारे डिबेट्स में बहुत लोग आके ये बोले कि भाई बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी के साथ अलाइन होने वाली है। अच्छा, अब ये भी आकलन लगाया जा रहा है कि शायद बहुजन पार्टी नहीं अलाइन हो बीजेपी के साथ, और शायद कम ही सीट्स में, जैसे शिवसेना ने किया था महाराष्ट्र में, शायद मायावती चीफ मिनिस्टर बनने के का ऑफर दे समाजवादी पार्टी को कि भाई उनको चीफ मिनिस्टर बनाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब गेस वर्क है, तो लेट अस मेक दैट वेरी क्लियर। अच्छा, बट एक चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है अमित शाह का स्टेटमेंट। अमित शाह जी ऑल ऑफ अ सडन बहुजन समाज पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब ये है, बहुत बिनेवलेंट है, वो बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं। उन्होंने पहले ये बताया था कि भाई मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी को जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। सो ये सब क्यों? आर दे ट्राइंग टू लुअर भारतीय? दो क्वेश्चन है एक्चुअली सिंह साहब। क्या अमित शाह लुअर करने की कोशिश कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर वो लुअर करने की कोशिश कर रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी को, उसका मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी इज नॉट विथ बीजेपी एट द मोमेंट। जो हम आकलन लगा रहे थे वो शायद ठीक नहीं है, इजंट इट? जी नहीं, देखिए ये बिल्कुल जानबूझ के ये है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इट इज अ स्टेटमेंट जो जिसका निहित वो है। ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ नहीं बोला है। जब आप वो एक इंटरव्यू अपने घर में बैठ के एक चैनल को दे रहे हैं, और उसने, मतलब इंटरव्यू जब आप घर में बैठ के किसी चैनल को देते हैं तो वो कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है, वो कोई रेटोरिक नहीं है। आप उसको जो भी आंसर दे रहे होते हैं तो आप उसको वेल थॉट और इस समझ के साथ दे रहे होते हैं कि ये कोई ऐसे नहीं दिया। उन्होंने वहां ये स्टेटमेंट दिया। मुझे इसके पीछे दो चीजें बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आती हैं। एक समय ऐसा था कि जब बीजेपी को यह सूट कर रहा था कि बीएसपी को बी टीम बोले या कुछ भी बोले, लेकिन बीएसपी एक ऐसा पोस्चर ली थी कि वो इस बार मुस्लिम को बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स बनाए थे उसने। और एक उम्मीद ये बीएसपी को भी थी, बाकी लोगों को भी थी, कि इससे जो मुस्लिम वोटर है, एवरेज मुस्लिम वोटर जो है, वो शायद एक सर्टेन परसेंटेज बीएसपी के साथ आ जाए, और खास करके जहां जहां उनके मुस्लिम कैंडिडेट हैं, क्योंकि बीएसपी के मुकाबले सपा ने कम लोगों को मुस्लिम को टिकट अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ये 4 फेज आते आते 3 फेज और चौथे फेज, मतलब 3 फेज तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया, अब चौथे फेज में भी क्लियर हो रहा है कि जो माइनॉरिटी वोट्स है वो बिल्कुल ठीक से गठबंधन के पीछे अलाइंड है। वो पहले एक स्ट्रेटेजी होती थी, पिछले 10, 12, 15 वर्षों से मैं भी देख रहा हूं, पोस्ट बाबरी मस्जिद, कि अगर कोई मुस्लिम की जो वोट थे, जो बीजेपी को कैंडिडेट हरा रहा होता था, इररिस्पेक्ट ऑफ बीएसपी और कांग्रेस और सपा, उसको मेजॉरिटी माइनॉरिटी वोट्स मिल जाते थे। और मैं इसको याद दिलाने के लिए बता दूं, 2009 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने 22 सीटें जीती थी, और उसका एक बड़ा कारण यह था कि 2012 के इलेक्शन में कल्याण सिंह साहब मुलायम सिंह साहब के साथ आके मतलब उस अलायंस में इलेक्शन लड़े थे, और मुस्लिमों को कहीं यह लगा था कि ये वो आदमी है जिनके रहते हुए बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो वो वहां से हटके एक हद तक उन्होंने कांग्रेस का भी ऑप्शन लिया था।
लेकिन फिर उसके बाद पिछले 2007 हुआ, 2012 हुआ, फिर 2017 का इलेक्शन हुआ। आज की तारीख में माइनॉरिटी बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमने एनीवन अदर देन गठबंधन किया तो हमारे लिए आगे आने वाला समय खराब होगा। तो वो बिल्कुल ठीक से लामबंद हो गई है बिहाइंड समाजवादी पार्टी। दूसरा एक क्या हुआ, जो मैं इसको आपके शोज में हम और आप जब बात किए हैं, मैं बाकी जगह भी इसको लगातार बोल रहा हूं कि जैसी उम्मीद थी कि बीएसपी के आने से सपा का वोट पे इफेक्ट होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। बीएसपी के आने से भाजपा के वोट को ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट कर रही है, क्योंकि बीएसपी के जो दलित वोट हैं, जो भाजपा के साथ 2017 में उन्होंने वोट किया, 2019 में वोट किया था, वो लोग को बीएसपी के साथ वो लोग वापस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आज जब उनको एक ऑल्टरनेटिव है, एंटी इनकम्बेंसी है, उनको लगता है मेरे एस्पिरेशंस पूरे नहीं हुए हैं। उसके बहुत से कारण है, उसका महंगाई हो, नौकरी हो, रिजर्वेशन की बात हो, जाति जनगणना की बात हो, इत्यादि इत्यादि। उसमें उनको कहीं से ये लगता है कि मेरे साथ अगर नहीं हो रहा तो वो बीएसपी के पास तो वापस आ रहे हैं भाजपा के वो वोटर। तो इन अ वे बीएसपी की ताकत मजबूत होने से बीजेपी ज्यादा डैमेज हो रही है एज कंपेयर टू समाजवादी पार्टी, जो उनके कैलकुलेशन में नहीं था। तो आज की तारीख में अमित शाह के लिए जरूरी है कि वो बीएसपी को इररिलेवेंट बनाए। वो जब बीएसपी के लिए बार बार ये कहेंगे, देखिए ये इनको मुसलमान बहुत दे रहे हैं, इनको मुसलमान बहुत दे रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर बीएसपी को मुसलमान दे रहे हैं तो ध्रुवीकरण, जो पोलराइजेशन होगा, उसका बैकलैश बीजेपी के पक्ष में होगा, क्योंकि वे बीएसपी को मुसलमान दे रहे हैं, एसपी को मुसलमान दे रहे हैं, तो हिंदू कंसोलिडेट होगा। जो एक जनरल बात चर्चा चलाई जाती है ना कि वो जब पता है जब वो मेजोरिटी में हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, जो बहुसंख्यक पे बीजेपी अपना एक कॉमन वो चीज फियर लाती है। तो उसको दूर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, मायावती जी को इररिलेवेंट बनाने के लिए सिलेक्शन में ये जानबूझ के अमित शाह साहब ने कहा है। मायावती जी इसको क्यों नहीं रीड कर पाई मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने कल जब वो वोट दे के निकली लखनऊ में, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा अमित शाह साहब बहुत महान आदमी है और उन्होंने हमें, तो उनको शायद ये समझ में नहीं आया कि ये ट्रैप उनके लिए है। इससे जब अमित शाह ये कह रहे हैं तो उनके भले के लिए नहीं, उनके वोट कम हो जाएं और वो वोट बीजेपी में रुक जाएं, इसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि दलित वोट को अमित शाह साहब अपने पास रोकना चाह रहे हैं। तो सिंह साहब, क्या ये हम अनुमान लगाएं कि जो भी हो, मायावती जी, दैट इज बहुजन समाज पार्टी, विल गो टू बीजेपी? ये क्या हम रफली अनुमान लगा सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब एक पक्ष का यह भी कहना था कि अगर बहुत टाइट इलेक्शन हो रहा है, वेरी क्लोज इलेक्शन हो रहा है, और अगर किसी की मेजॉरिटी नहीं आती है तो शायद सबसे बड़े, मतलब आफ्टर सपा एंड बीजेपी, जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी होगी, ऐसा अनुमान है, वो बीएसपी होगी। हालांकि बीएसपी के जो पक्ष वाले लोग हैं उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर सपा और भाजपा के बाद जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी वो बीएसपी होगी। अब बीएसपी के पास केवल यहां पे सरकार को मदद करके और सरकार बनाने का ऑप्शन नहीं है। जुलाई में प्रेसिडेंट और अगस्त में वाइस प्रेसिडेंट देश का इलेक्शन है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर यहां पे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा मायावती जी को एक ऑप्शन या एक लुभाने की बात कहीं ना कहीं बीजेपी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में या वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में भी कुछ ना कुछ बात कर सकती है। इस तरह की बातें हैं। तो बीएसपी के लिए उस तरह की मैन्यूवरिंग करने का, अगर उसके पास सीट ज्यादा आ जाती हैं तो मैन्यूवरिंग करने का स्कोप उनके पास बेटर हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बट सिंह साहब, ये जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो ऑफर है, वो तो अभी ऑपोजिशन भी दे सकती है। बिकॉज अगर सीट्स अच्छे नहीं आए भारतीय जनता पार्टी को, तो उनका तो चांसेस उनका वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को चूज करने का ये बहुत कम हो जाएगा, इजंट इट? सो ये तो दोनों तरफ से हो सकता है। नहीं, देखिए तीन चीजें हैं। जो लोकसभा में है वो एक चर्चा आपके उसमें भी, शायद अजय प्रकाश जी मेरे मित्र हैं, आपके उस पर भी उन्होंने किया है। एक चर्चा है प्रेसिडेंट इलेक्शन में लोकसभा के हिसाब से और लोकसभा राज्यसभा के हिसाब से तीन पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीएसपी, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस, वो जो आंध्र प्रदेश वाली है। इनके पास काफी बड़ी मात्रा में एमपी हैं
और ये अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि ये बीजेपी एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, ये एनडीए के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। इनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है। तो जो आप बात कह रहे हैं कि इनको ऑपोजिशन भी इनको कोई ना कोई रोल दे सकती है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑपोजिशन में जैसे बीजेपी एनडीए में फायदा ये है कि इट विल ओनली बीजेपी हु विल डिसाइड। ऑपोजिशन में इट इज नॉट ओनली कांग्रेस और एनीवन। यहाँ पे ममता बनर्जी हैज अ से, केसीआर हैज अ से, स्टालिन हैज अ से, उद्धव ठाकरे हैज अ से। इफ अखिलेश की बड़ी पार्टी के रूप में आते हैं तो अखिलेश यादव हैज अ से, तेजस्वी, मतलब खाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। देयर आर टू मेनी कुक्स। करेक्ट, करेक्ट। सिंह साहब, लास्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मुझे एक बताएं सर, अब तक के फेसेस में क्या लगता है? नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। मैं पहले भी कहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक में इन फर्स्ट 4 phases डेफिनेटली सपा गठबंधन इज अहेड। अब वो टाइट नहीं है, दे आर अहेड। अच्छा, 5th, 6th, 7th में देखना होगा। 6th और 7th मेरे हिसाब से सपा के लिए बहुत अच्छा, सपा गठबंधन या बीजेपी के लिए बहुत खराब होना चाहिए। हो सकता है पहले और दूसरे फेज से ज्यादा खराब हो। 5th फेज ऐसा है जहां पे थोड़ी उनको राहत मिल सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है। संडे को उनको राहत मिल सकती है, इज व्हाट यू आर सेइंग। सो एंड आगे ठीक है। ग्रेट, थैंक यू सो मच सिंह साहब, थैंक यू सो मच आपसे बात करने को, लाइक एज यूजुअल एनलाइटनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।